नर्मदा नदी का संबंध किसी ईश्वर या देवता से भी किया जाता है। किस देवता से? ये बताइए, किसी को अपने यहाँ स्वागत के लिए बुलाते हैं फिर उसको गालियाँ देने की परंपरा कैसे विकसित हो गई? आप मुझे मध्य प्रदेश सरकार की महिला स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ योजनाओं के नाम बता दीजिए। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में कुछ बहुत महान गणितज्ञ भी पैदा हुए। जी सर। बता सकते हैं? May I come in, sir? May I Come come in, in, come sir? in. Thank you, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. गुड आफ्टरनून। बैठिए रश्मि, Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम रश्मि पांडे है। मैं रीवा जिले की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर रीवा से पूरी की है। उसके पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा से पूरा किया। सर, मेरी हॉबी है गायन, लोकगीत और सुगम संगीत। बहुत अच्छे। पता है कि रीवा जो इलाका है ये सिर्फ एक जिले का नाम है या किसी संभाग का भी नाम है? सर, रीवा संभाग भी है। संभाग भी है। कितने जिले हैं इसके अंदर? सर, अभी वर्तमान में 6 जिले हो चुके हैं इसमें। अच्छा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जिसमें जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है? सर, जबलपुर संभाग है। कितने जिले हैं? सर, संख्या मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, जिले मुझे पता है। अच्छा, रीवा क्षेत्र के लोग पहले से एक अलग राज्य की मांग भी करते रहे हैं। जी क्या दलील है उनकी, क्यों अलग राज्य चाहिए? सर, विंध्य प्रदेश। सर, उनका ये कहना है कि बाकी के क्षेत्रों का मध्य प्रदेश के जितना विकास हुआ है उतना विंध्य प्रदेश का विकास नहीं हो पाया उस स्तर पर। और क्योंकि विंध्य प्रदेश की जो राजनीति में जो सक्रियता रही है वो प्राचीन का मतलब पूर्व समय से ही बहुत ज़्यादा रही है, तो इस बात को आधार बनाकर वो लोग मांग कर रहे हैं विंध्य प्रदेश की। शास्त्रों में रेवा खंड का उल्लेख बार बार आता रहता है। जी सर। वो कौन सा भूभाग है जिसको रेवा खंड कहते हैं? सर, रेवा नाम वैसे तो नर्मदा नदी का नाम है और रीवा को भी यही कहा जाता है कि रेवा के नाम पर ही उसका नाम रीवा पड़ा है। और सर, बघेलखंड का ये क्षेत्र जो अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर ये वाला जो क्षेत्र है उसे रेवा खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब वो रेवा घाटी जी का हाँ, इलाका। क्योंकि नर्मदा नदी का प्रवाह है वहाँ पे, तो इसलिए। ठीक है। नर्मदा नदी का संबंध किसी ईश्वर या देवता से भी किया जाता है। किस देवता से? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। किसी न किसी की पुत्री कहा जाता है। सर, मैंने पढ़ा है पर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा कोई रही। बात नहीं। आपने बीकॉम किया और एमकॉम भी किया है और ये बड़ी सुंदर इत्तेफाक है कि दोनों ही स्तरों पर आपको 68.6% मार्क्स आए हैं। जी सर। ये कैसे आज जादुई असर आपने पैदा किया? सर, जादुई नहीं है। सर, जादुई नहीं है, बस पढ़ाई। मतलब बस इत्तेफाक की बात है कि अंक हूबहू एक जैसे आ गए? हाँ सर, ये और इत्तेफाक है। बड़े अच्छे अंक आए हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि आपने कॉमर्स गहराई में उतर के पढ़ा है। हाँ सर, पढ़ाई तो की है अच्छे से। ठीक है, तो छोटी मोटी बातें जरा बता दीजिए कि तुलन पत्र या बैलेंस शीट क्या होता है? सर, बैलेंस शीट को अंतिम खाते के अंतर्गत रखा जाता है। बैलेंस शीट में लास्ट में आर्थिक स्थिति क्या है किसी व्यापार की ये पता चलता है और इसमें एसेट और लाइबिलिटीज का विवरण रहता है। क्या होता है एसेट? सर, एसेट होती है किसी भी व्यापार की वो वस्तु या संपत्ति जिसके द्वारा उस व्यापार का संचालन किया जाता है। ये दो तरह की होती है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। और लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी सर किसी भी व्यापार के वो ऋण हैं जिन्हें हमें बाहरी और आंतरिक ऋण हैं जो व्यापार को चुकाने होते हैं। तो गुणात्मक रूप से बैलेंस शीट कितने किस्म का होता है? सर, बैलेंस शीट कितने प्रकार का होता है? वैसे हो सकता है ना कि किसी बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी से ज़्यादा एसेट दिखे जी सर। और किसी दूसरे बैलेंस शीट में एसेट से ज़्यादा लाइबिलिटी दिखे जी और सर। किसी तीसरे में दोनों बराबर दिखे। जी सर। तो जिस बैलेंस शीट में एसेट का मूल्य ज़्यादा हो लाइबिलिटी की तुलना में, उसको किस प्रकार का बैलेंस शीट कहते हैं? मतलब अच्छा मानते हैं कि खराब मानते सर, अगर एसेट ज़्यादा है तो वो अच्छी हैं? अच्छी बात है। तो ऐसे अच्छे बैलेंस शीट का एक खास नाम है। सॉरी सर। ठीक है। क्या उसको पिंक बैलेंस शीट कहते हैं? सर, मैंने पढ़ा नहीं है। और एक रेड बैलेंस शीट होता है, एक ब्लैक बैलेंस शीट होता है। ओके सर। अनुमान द्वारा बताइए। तो पिंक तो मैंने आपको बता दिया। सर, तो फिर रेड बैलेंस शीट होगी जिसमें लाइबिलिटीज ज़्यादा होंगी और एसेट। ठीक है। तो जिन सरकारी कंपनियों का बैलेंस शीट रेड हो गया हो, लाल हो गया हो, पीएसयूज का, उसके साथ क्या किया जाना चाहिए? सरकार की क्या नीति है, क्या करती है सरकार? सर, सरकार विनिवेश की नीति फिर अपनाती है। ठीक है जी। अपनी जो भागीदारी है उसे कम करती हैं और उन्हें मतलब 50% से अपनी भागीदारी कम कर लेती है सरकार। तो उससे आपको लगता है कि रेड से उसका बैलेंस शीट पिंक हो जाएगा? सर, अगर हम निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाएंगे
तो प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। तो और सरकार के ऊपर भी जो ऋण है वो भी कम होगा। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, केंद्रीय लोक उपक्रमों के अलावा राज्य के भी लोक उपक्रम होते हैं। जी मध्य प्रदेश सरकार के कितने उपक्रम अभी सक्रिय हैं? सॉरी सर। कोई बात नहीं। मेरा अंतिम प्रश्न है रश्मि, जीडीपी जो होता है वह किसी क्षेत्र के कुल उत्पादन का सूचक होता जी है, सर। लेकिन उससे अपने आप में अर्थव्यवस्था के संपूर्ण स्वास्थ्य का अर्थात पूरी अर्थव्यवस्था के बैलेंस शीट का पता नहीं लगता। जी सर। तो अगर किसी टेरिटरी के अर्थव्यवस्था का बैलेंस शीट बनाना हो, जैसे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बैलेंस शीट बनाना हो, तो जीडीपी के अलावा और क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? सर प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसके अलावा सर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में राज्य का योगदान कितना है, उसके अलावा सर सॉरी सर अभी कोई बात नहीं, ठीक है रश्मि। रश्मि जी, जी मैम। रीवा अपने वाइट टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है। रीवा में हैं वाइट टाइगर्स अभी कितने हैं, और किसी को अगर देखने हो तो कहाँ जाए वो? मुकुंदपुर टाइगर सफारी है जो कि रीवा जिले से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ जाने पे वाइट टाइगर देखने ठीक है, कोई संख्या है अनुमानित की कितने हैं वहाँ पर? सॉरी मैम, आपको आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। वाइट टाइगर वाइट क्यों होता है? मैम मैंने पढ़ा था कि एक फिलोमेलिन करके फोमेलिन करके एक वर्णक है जो वाइट टाइगर में कम पाया जाता है, इसलिए जो उसके फर है वो सफ़ेद कलर के होते हैं। ठीक है, क्या होता है ये मेलानिन? वैसे मनुष्य में भी इसका रोल होता है? मेलानिन किसी भी व्यक्ति के रंग निर्धारण में सहायक होता है। अगर मेलानिन की मात्रा अधिक है तो रंग गहरा होता है, जैसे कि सांवला या इस प्रकार से। अगर मेलानिन की मात्रा कम है तो रंग उभरा हुआ होता है। ठीक है, कोई बीमारियां भी होती हैं मेलानिन की कमी से या अधिकता से? सॉरी मैम, कोई आइडिया है? भारत में स्किन की कौन कौन सी प्रमुख डिजीजेज हैं? मैम मैंने कोढ़ रोग पढ़ा है। ठीक है, और अभी मैं एक ही रिकॉल ठीक है। क्या स्थिति है कोढ़ की? अभी तो उतना नहीं दिखता है। मैम सॉरी। आपने कभी कोई कुष्ठ आश्रम विजिट किया है, देखा है कभी? कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि आपने लिखा है कि आपको सुगम संगीत और लोकगीत गाना पसंद है। सुगम संगीत से क्या अर्थ होता है? मैम सुगम संगीत ऐसे गीत का एक प्रकार ऐसा है जिसमें साधारण शब्दों में अपने भावों को प्रकट किया जाता है। मतलब मुख्य उद्देश्य होता है भावों को प्रकट करना। ठीक है, भावों को पहुंचाना लोगों तक, उसमें बहुत व्याकरण नहीं होता है, भाव की महत्ता जी, ज्यादा होती है। शास्त्रीय संगीत। ठीक है, आप जिस क्षेत्र से आती हैं वहाँ पर कौन कौन से प्रमुख लोकगीत गाए जाते हैं? मैम मेरे क्षेत्र में जैसे जन्म के समय सोहर गाया जाता है, विवाह के समय बियाह गाया जाता है, बनरा गाया जाता है, और सुबह एक रस्म होती है कलेवा की, जिसमें दूल्हा जो है वो कलेवा करता है सुबह का नाश्ता, उसमें गारी गाई जाती है। ये बताइए, किसी को अपने यहाँ स्वागत के लिए बुलाते फिर उसको गालियाँ देने की परंपरा कैसे विकसित हो गई? गालियों में ऐसे ये गाली सार्वभौम रूप से व्याप्त है, हर जगह गाई जाती है और विवाह के अवसर पर ही गाई जाती है। अब विवाह में हम किसी को बुलाते हैं स्वागत करने के लिए और फिर उसको गाली देते हैं, ये सामाजिक ताने बाने में ऐसा क्यों है? मैम ये ऐसे अपशब्दों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है, और एक हंसी मजाक के स्तर पर इसको लिया जाता है, इसलिए किया जाता है। बुरा ना मानो होली है टाइप से। हाँ ऐसा। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि आपने ग्रीन अमोनिया ये टर्म सुना है? ग्रीन अमोनिया क्या है और हमें ग्रीन अमोनिया की आवश्यकता क्यों है? मैम मैंने टर्म तो नहीं सुना है, पर मैं अनुमान लगा के बता सकती हूँ। ठीक है, छोड़िए इसको। मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का अब तक क्या योगदान रहा है? महिलाओं में मैम अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें महिलाओं की संख्या 27 है, महिला विधायकों की संख्या। उसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मंत्रिमंडल है उसमें भी 5 मंत्रियों को शामिल किया गया है। और हमारे विंध्य प्रदेश से भी सांसद रही हैं, सीधी जिले की रीति पाठक जी हैं, जो वर्तमान में वो विधायक हैं अभी। ठीक है। भारत के किन किन राज्यों में अभी महिला मुख्यमंत्री हैं? वर्तमान में एक ही राज्य में है मैम। ठीक है, और राज्यपाल लगभग कितने राज्यों में है महिला राज्यपाल? सॉरी मैम, आपको आइडिया नहीं है? अच्छा, अगर आपको जो है आज की डेट में मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाए तो आप किस नंबर की महिला राज्यपाल होंगी? मैम दूसरे नंबर की। पहले कौन? सॉरी, तीसरे नंबर की होंगी। पहली सरला ग्रेवाल जी थी और दूसरी हमारे यहाँ आनंदी पटेल जी भी रही हैं। ठीक है, आनंदीबेन जी अभी किस राज्य की राज्यपाल है? गुजरात की? उत्तर प्रदेश की? सॉरी मैम, कोई बात नहीं। रश्मि जी, एक बात बताइए, हर व्यक्ति जब अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण करता है, जैसे कि आपने निर्धारण किया कि आप सिविल सर्विसेज में जाएंगी, तो उसकी अपने आप से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। आपकी एक प्रशासक के रूप में अपने आप से क्या अपेक्षाएं हैं, ये मेरा सवाल है।
और मैं आपसे ये भी चाहूँगी कि प्रशासन की नीतियों को के लिए जागरूक करना, उनको लागू करना से इतर और आप अपने आप से क्या एक्सपेक्ट करती हैं वो बताइएगा। मैम, मैं ये चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले तो जो भी मुझे दायित्व दिया जाए उसका पूरी निष्ठा से निर्वहन करूँ और महिलाओं के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं के हाइजीन पे विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। रश्मि, अभी आपने जिक्र किया कि आप महिलाओं से जुड़े जो स्वास्थ्य के मुद्दे हैं उनके डायरेक्शन में काम करना चाहेंगी। क्या आप हमें बता सकती हैं मध्य प्रदेश में मुख्यतः महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े क्या क्या मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं? सर, जो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे में पहला तो मातृ मृत्यु दर जो है वो अभी वर्तमान में कम है महिलाओं में, और महिलाओं में जो एनीमिया का स्तर पाया जा रहा है वो भी 52% के आसपास है। उसके अलावा महिलाओं में मतलब हाइजीन को लेकर उतनी अभी जागरूकता नहीं देखी गई है, जैसे कि अगर पीरियड्स के दौरान सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करना है, इस तरह की समस्या है। साथ ही उनको अपने स्वास्थ्य और पोषण को लेके कि उन्हें कितनी मात्रा में संतुलित आहार लेना है, ये समस्या है। ठीक है, जो समस्याएं अभी आपने बताई, इन सारी समस्याओं के निदान के लिए सरकार कोई ना कोई योजना चला रही है। तो एक बात तो समझ में आती है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो योजनाएं हैं उनके लाभ लोगों तक पहुंच नहीं पाते। तो एक प्रशासिका के रूप में आप वो कौन से इनोवेटिव मेजर्स यूज़ करेंगी जिनसे लोगों को इन इश्यूज़ के बारे में जागरूक किया जा सके? मैम, सर, जैसे जिस भी क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग होगी तो मेरा, क्योंकि सरकार योजनाएं तो चला रही हैं, जो जैसा आपने कहा कि मेजर इशू यही है कि महिलाओं को इसके संबंध में जागरूकता नहीं है। तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे अगर रूरल एरिया है तो नुक्कड़ या नाटक के माध्यम से उनको इन संबंधों में जानकारियाँ दी जा सकती हैं, या फिर ऐसी कोई बैठक आयोजित की जा सकती है किसी छुट्टी के दिन या ऐसे अवसरों पर, जहाँ पे जो उस क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको बुलाकर उनको ये बताया जाए कि आप मतलब सरकार की ये योजनाएं चल रही हैं, उसके साथ अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी तो आपका खुद का स्वास्थ्य और आपके परिवार का स्वास्थ्य, दोनों का ही स्वास्थ्य बेहतर होगा। ठीक है, आप मुझे मध्य प्रदेश सरकार की महिला स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ योजनाओं के नाम बता दीजिए। सर, एक तो जननी सुरक्षा योजना है जिसमें ये कि मातृ मृत्यु दर को कम किया जाए, इसके लिए चलाई जा रही है। उसके अलावा उदिता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाएगा। उसके अलावा जननी एक्सप्रेस योजना चलाई जा रही है जिसमें 24 घंटे उनको गर्भवती महिलाओं को सुविधा दी जा रही है कि उन्हें पहुंचाया जाए अस्पतालों तक। उसके अलावा लालिमा योजना चलाई जा रही है। ठीक है, बढ़िया। रश्मि, ऐसा कहा जाता है कि अगर एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और एक महिला को शिक्षा दी जाती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? सर, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि महिला को या माँ को पहली शिक्षिका कहा गया है बच्चे की, और साथ ही अगर पारिवारिक दायित्व की बात की जाए तो महिलाओं का जो योगदान पारिवारिक दायित्व में होता है वो अधिक होता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि पुरुष वर्ग काम के मामले में भी घर पे इतना समय नहीं दे पाते हैं। तो यदि एक महिला शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे से जो भी शिक्षाएं सामाजिक हैं या परिवार के संबंध में या संस्कार के संबंध में ज़्यादा अच्छे आचरण समझा पाए। ठीक है, रश्मि, अगर हम ये देखें कि महिला साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि दर, इसके बीच में कोई संबंध देख पाती हैं आप? सॉरी सर। महिला साक्षरता और जनसंख्या वृद्धि दर, चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के लिए सरकार कुछ योजनाओं को चला रही है। कुछ योजनाओं के नाम बता सकती हैं, केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश राज्य सरकार की? सर, मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिभा किरण योजना है जिसमें शहरी क्षेत्र की जो बालिकाएं हैं उनको उच्च शिक्षा के पश्चात 500 रुपये की राशि दी जाती है। इसके अलावा गाँव की बेटी योजना है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी करियर योजना है, मतलब उन्हें करियर के संबंध में जानकारी दी जाती है। कस्तूरबा गांधी योजना है, बालिका छात्रावास योजना है, ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में है। और केंद्र के संदर्भ में सर्व शिक्षा अभियान है जिसमें प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और सर, राइज योजना है जो कि उच्च शिक्षा के संबंध में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सुना है आपने? जी सर। कब शुरुआत की गई थी इसकी? 2015 में शुरू किया गया था, ये 22 जनवरी 2015 को। तो आपको लगता है कि ये कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा है? सर, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी क्योंकि ये योजना संचालित है, तो अभी हाल ही में जो NFHS 5 की रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि महिलाओं में जो साक्षरता दर है वो बढ़ के 65% के आसपास हुई है। तो सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये योजना है ये अपने उद्देश्य को पूर्ण कर रही है।
ठीक है, नेशनल एवरेज क्या है लिटरेसी रेट विमेन में? सर 64.6% है। ठीक है, यानी नेशनल एवरेज से बेहतर है। जी, ठीक है, थैंक शुक्रिया। यू सर। रश्मि, जी सर। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में बड़ी सारे संपन्न चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हुई। ये बताएं कि महाजनपद काल में जी मध्य प्रदेश में कुछ महाजनपद भी थे। एक तो बताएं कि महाजनपद काल किस अवधि को कहते हैं और कौन कौन से महाजनपदों का उल्लेख मिलता है जो मध्य प्रदेश में स्थित थे। सर, मध्य प्रदेश में 2 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, एक उज्जैनी और एक चेदी महाजनपद का। उज्जैनी महाजनपद का नाम था या उस महाजनपद सॉरी, अवंती महाजनपद था अवंती सर, महाजनपद। उज्जैनी उसकी राजधानी थी। और ये उल्लेख जो मिलता है ये किस तरह के साहित्य में मिलता है? महाजनपदों का महाजनपदों का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, किस तरह के ग्रंथों में? सर अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। जी, ठीक है, तो कुल मिला के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का सर। उसमें सबसे ज्यादा महाजनपद किस प्रांत में पाए जाते हैं? जैसे 2 मध्य प्रदेश में हो गए और सर अनुमानतः मुझे लगता है कि बिहार राज्य में होंगे सर। ऐसा लगता है आपको? कितने लगता है? फिर अनुमान लगाइए संख्या कितनी रही होगी? सॉरी सर। उत्तर प्रदेश में कितने रहे होंगे? सर सॉरी, मुझे जानकारी नहीं। नर्मदा के दक्षिण में भी कोई महाजनपद था क्या? सॉरी सर। अच्छा, प्राचीन काल में एक शब्द इस्तेमाल होता था क्षेत्र के लिए, आर्यवर्त। जी सामान्यतः किस क्षेत्र को आर्यवर्त कहते थे? सर, गंगा नदी वाले क्षेत्र को। नहीं, आप बताइए, आप तो पूछ रही हैं लगता है। सॉरी सर, मुझे अभी। आर्यवर्त का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सर आर्यों के द्वारा बसाया गया क्षेत्र। क्षेत्र, आर्य क्षेत्र। जी ठीक है, और कोई अभिव्यक्ति मिलती है? सप्त सिंधु प्रदेश मिलता है, जी सर। वो कौन सा इलाका है? सर सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। तो सप्त सिंधु मतलब 7 नदियां थी या सिंधु के ही 7 शाखाएं सर थी? सर सरस्वती और कुछ नदियां, 7 नदियों को मिलाकर ये क्षेत्र बना हुआ था, सप्त सिंधु प्रदेश। अच्छा, ठीक है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में कुछ बहुत महान गणितज्ञ भी पैदा हुए, जी सर। बता सकती हैं? सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं। गुप्त काल में एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न का उल्लेख मिलता है। जी सर। उसमें से कुछ नवरत्न मध्य प्रदेश में रहते थे, जी सर। किसी का भी नाम? सर कालिदास जी का उल्लेख मिलता है, ठीक जो है। कि उज्जैन जिले के थे। और बीरबल जी का उल्लेख मिलता है, उनको सीधी जिले से भी कनेक्ट किया जाता है, वैसे वो बिहार के थे सर। तो बीरबल जी चंद्रगुप्त सेकंड के जमाने में थे कि अकबर के दरबार में थे? सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। कालिदास जी का। वाराह मिहिर का नाम सुना है? सर सुना है नाम उनका। उनकी कोई पुस्तक? सर बृहद संहिता। चलिए, ठीक है। और कोई? सर इतना याद है अभी। चलिए, ठीक है रश्मि, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बैठ जाइए। जी सर, थैंक यू सर। तो पिछली बार इंटरव्यू तो आप दे ही चुकी हैं आयोग में, जी सर। तो तजुर्बेकार आदमी हैं आप। अंक हाँ अभी सर। नहीं पता लगा होगा। सर 13% में है रिजल्ट, तो अभी 13% का रिजल्ट। फिर भी जो परफॉर्मेंस रहा था उससे क्या अंदाजा लगता है, कितने अंक मिले होंगे आपको सर वहाँ पे? आयोग में? सर वहाँ पे क्योंकि मेरा सरस्वती शिशु मंदिर था, तो बहुत ज़्यादा बात तो स्कूल पे चली गई थी मेरी, तो वो मेरा प्रिपेयर था, तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 135 के आसपास मिले होंगे। जब बहुत अच्छा गया था तो और अच्छे हैं, क्योंकि कुछ लोगों को पता है हाईएस्ट नंबर कितने मिले थे उसमें? 165 तक गए थे। 65, 3-4 लोगों को मिल गया था। अगर आपका बहुत अच्छा गया था तब तो वो 150 के आसपास होगा शायद, 140-50। तो ठीक है, लग रहा है आपके आज के परफॉर्मेंस से लग रहा है कि आप बड़ी सहज हैं, अनुभव से आप गुजर चुकी हैं। तथ्यात्मक एक आध चीज़ें हमेशा रह ही जाएंगी जी लेकिन कुल मिला के परफॉर्मेंस अच्छा है। जी प्रवेश ठीक है, जी। बैठने की भंगिमा ठीक है, और कपड़ा यही पहन के जाने का रहता है? नो सर, ये अभी ये थोड़ा इनफॉर्मल लग रहा है, जी। और बातचीत की शैली अच्छी है, नॉलेज भी आपका अच्छा है ज़्यादातर मामले में। एक आध जगह थोड़ा सा कहीं लड़खड़ा रही थी आप। हाँ, मेरा हिस्ट्री वाला पोर्शन गड़बड़ हो रहा था। हिस्ट्री वाला पोर्शन मेरा गड़बड़ हो रहा था, मुझे समझ में आ रहा था सर। कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अभी तो वक्त है आपके पास। और पिछली बार पूरा सरस्वती शिशु मंदिर पर या शिक्षा व्यवस्था पे अगर केंद्रित रह गया तो आपके लिए सौभाग्य का विषय था जी। अगर इस बार कॉमर्स की तरफ चला गया जी तो थोड़ा सा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बैलेंस शीट पे पूछा आपकी, कुछ बातें आपने बताई, कुछ नहीं बता पाई।
जी सर। तो थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिएगा। जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, भाई कॉमर्स के विद्यार्थी से क्या पूछा जा सकता है? एक तो यही कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के क्वेश्चंस बनते हैं जो आमतौर पर लोग पूछ सकते हैं। दूसरा ये है कि आपने ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी आप पढ़ते हैं। मैनेजमेंट में था जी। हाँ, तो एकल उद्यम क्या है, पार्टनरशिप फर्म क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी क्या होता है, कंपनी अधिनियम 2013 में कुछ नए प्रावधान जो हाईलाइटेड हैं वो क्या हैं, फिर कंपनियों का कॉर्पोरेट सेक्टर कहने से क्या मतलब निकलता है। जी सर। मतलब बहुत कॉमन सी चीज़ें। हो सकता है शेयर मार्केट की तरफ वो उन्मुख हो, तो हालांकि बहुत तकनीकी चीज़ें वो नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आजकल शेयर बाज़ार लगातार क्यों पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है, खाली भारत में नहीं बढ़ रहा है, ध्यान रखिए ग्लोबल ट्रेंड है। और इस तरह का, इसको बुल साइकिल कहते हैं, इस तरह का बुल साइकिल वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत कम देखने को आया है। ओके सर। और आमतौर पर ऐसा बुल साइकिल 1929 के ग्रेट डिप्रेशन से पहले दिख रहा था। इसलिए कई एक्सपर्ट्स इस बात की चिंता कर रहे हैं कि जब इस तरह का रैपिड बुल रैली लंबे समय तक चलता हो तो दुर्घटना भी उसी अनुपात में बड़ी होती है। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि क्यों बढ़ रहा है, और क्या ये बढ़त अपने आप में फ़िलहाल तो सुखद दिख रहा है, लेकिन अपने आप में चिंता भी बढ़ाता जा रहा है कि कहीं इसके सस्टेनेबिलिटी कहीं एक बार गड़बड़ हो जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि वो शेयर बाज़ार की तरफ जाएंगे, लेकिन इकोनॉमी पे जनरली वो जा सकते हैं कॉमर्स के विद्यार्थी होने के नाते। तो जीएसटी पे भी क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, फिर वो टैक्सेशन, चूँकि आपको कॉमर्शियल टैक्सेशन पढ़ना ही है ना उसके अंदर, कॉमर्स के अंदर, तो कॉमर्स मर्केंटाइल लॉ वगैरह भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ना है। लेकिन हर जगह संक्षिप्त उत्तर देते हुए अगर आगे बढ़िएगा जी, तो उम्मीद है कि बहुत गहराई में तकनीकी बातें तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक बार उस पर ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री वगैरह तो आप नहीं भी बताइएगा तो वो उनके निगाह में कि ठीक है भाई कॉमर्स के विद्यार्थी हिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत भी बता दिया, 2 महाजनपद बता दिया तो बहुत है। जी सर। अब यूपी में ज़्यादा है कि बिहार में ज़्यादा है, वो उस आधार पर आपको बहुत ये नहीं करेंगे, कोसेंगे नहीं। तो थोड़ा IR वगैरह हम लोग नहीं पूछ पाए आपसे, थोड़ा IR वगैरह की जो बर्निंग इश्यूज हैं, कच्चा तीबू है, म्यांमार है, फ़लस्तीन है, यूक्रेन है, जी सर, मालदीव्स है, ये सब थोड़ा सा एक बार सर ये वाला पोर्शन तो कर लिया, करंट में ये चल रहा है। अनभिज्ञता नहीं रहनी चाहिए। जी सर। आवाज़ थोड़ी सी ऊंची करके कहीं कहीं लग रहा था आवाज़ थोड़ी सी दबी लग रही थी। ठीक है सर। हालांकि आप सहज दिख रही थी, लेकिन थोड़ा आप ऊंचे की तरफ जा सकती हैं। ठीक है सर। ठीक है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। अगर आपको और कुछ सवाल पूछना हो या कोई संशय हो किसी बिंदु पर तो पूछ सकती हैं। सर ये पूछना था कि कॉन्फिडेंस तो ऐसा नहीं लग रहा। कॉन्फिडेंस ठीक लग रहा है, सहज लग रही हैं आप। और आई कांटेक्ट का सर कोई? आई कांटेक्ट एकदम नॉर्मल, मतलब नेचुरल है, अटपटा नहीं लग रहा है। अटपटा नहीं लगना चाहिए और कोई मशीनीकरण भी नहीं करना चाहिए जी। कुछ लोगों को कहा जाता है क्योंकि उनका अटपटा दिखता है। हाँ सर, मुझे पहले मॉक में थोड़ा सा ऐसा रिव्यू आया था कि आई कांटेक्ट ठीक से नहीं हो रहा है, तो मैं इसलिए मैंने। अच्छा, कि कहीं मॉक आपने दिया? हाँ। हमें कुछ अटपटा नहीं लगा। ठीक है सर। सामान्यतः हम यही कहते हैं कि नेचुरल आई कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब जिससे बात कर रहे हैं उसको देखिए, अनावश्यक तौर पर इधर उधर नजरें ना भगाइए। ठीक है सर। ठीक है, और एकदम से किसी को घूरते ही न रहिए। कभी कभी पलके जैसे आदमी झपकाता है वैसे ही कभी कभी वाक्य एक खत्म हो और दूसरा वाक्य शुरू करें, तो जैसे पलके झपकाते वैसे ही एक झलक इधर एक झलक इधर देखें। ठीक है सर। ठीक है। और सर सॉरी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो गया था? नहीं, सॉरी कितना भी ज़्यादा, अगर आप नहीं जानती हैं तो 20 मिनट में अगर आपसे 18 सवाल पूछे गए और आपको 16 सवाल का जवाब नहीं पता है तो गलत उत्तर देने से अच्छा है 16 बार साहस के साथ स्वीकार करना। सॉरी कहना अपने आप में इस बात का सूचक है कि आप में वो साहस है कि आप भरे समाज में खड़े होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करती हैं। ठीक है सर। वो साहस सब में नहीं आता है। तो सर सॉरी बोलने पे ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैं थोड़ा ऐसे लो हो रही हूँ? कुछ नहीं, सॉरी कहने के स्टाइल में थोड़ा सा विविधता ले आ सकती हैं कि सर ये तो पता होना चाहिए था, मैं पढ़ लूँगी। ठीक है सर। कभी ये कह सकती हैं। जी सर। कभी कह सकते हैं कि सर पढ़ा था अभी याद नहीं आ रहा है। जी। थोड़ी विविधता, ताकि एक रूपता का शिकार ना हो, एक रास्ता ना हो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।